एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 5 कर रहे हैं और चैप्टर भी 5 है। इसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस। तो क्या आपको पता है कि सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ वेद कौन सा है और सबसे ज्यादा सूक्त यानी कि ऋग्वेदिक हाइमन्स देवराज इंद्र को डेडिकेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, जो कि चारों वेदों में से एक है, हमारा ऋग्वेद, और बाकी के हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो 3500 ईयर्स पुराना है। इस समय पे इसे लिखा गया था। इसमें 1000 से भी ज्यादा हाइमन्स है यानी कि भजन है। ये सब हमें याद रखना है, जो कि 3 महत्वपूर्ण देवता जैसे कि अग्नि, ये भी हमें याद रखना है, उसके बाद इंद्र और सोम, इन तीनों को सबसे ज्यादा हाइमन्स समर्पित हैं यानी कि डेडिकेटेड हैं। ये हाइमन्स जो थे ये ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे और पारंगत पंडितों के द्वारा स्टूडेंट्स को सुनाकर एक एक शब्द याद कराए गए, बिल्कुल सावधानी से। कुछ सूक्त जो थे वो महिलाओं के द्वारा भी लिखे गए थे, जैसे कि हो गई हमारी लोप मुद्रा, ठीक है, घोषा, ये महिलाएं ऋषि थी। फिर अपाला, उसके बाद विश्ववरा, तो कुछ महिलाएं ऋषि भी हाइमन्स को लिखी थी। ऋग्वेद का जो किताब है वो 200 साल से कम समय पहले यानी कि 1500 BCE में छपाया गया था। क्योंकि ये जो ऋग्वेदिक का था किताब, ये पहले छपाया नहीं था, बल्कि ये सुन सुन करके मौखिक रूप से ओरली याद रखा गया था। बहुत समय बाद इसे टेक्स्ट के रूप में लिखा गया था। ऋग्वेदिक का जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हमारे अभी के संस्कृत से बहुत ही अलग है। फिर यहाँ पे कुछ बता रहा है कि संस्कृत से कई भाषाएं निकलती हैं, जिससे यह एक भाषाओं का परिवार जैसा हो जाता है। जैसे कि इंडो यूरोपियन भी कहते हैं उसे, समसी भी निकलता है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और बहुत से यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। जैसे कि हिंदी में हम माँ कहते हैं, संस्कृत में मातृ कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। और कुछ नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत बर्मा फैमिली से हैं, और वही तमिल, तेलुगु, कर्नाटका और मलयालम जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से है। और जो झारखंड और मध्य भारत में भाषाएं हैं वो एस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे ऋग्वेद को पढ़ा, तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त यानी कि संवादी रूप से हैं, डायलॉग रूप से, और वो हैं ऋषि विश्वामित्र और 2 नदी जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, ब्यास और सतलज। तो इसमें विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनकी तेज धाराओं से रथ, घोड़े आदि नदी को सुरक्षित पार कर पाएं, कोई लहर उन्हें डुबाए ना। तो वो माताएं यानी कि ब्यास और सतलज विश्वामित्र जी की बातों को मान रखती हैं और सुरक्षित जाने देती हैं। इससे आर्कियोलॉजिस्ट यह पाते हैं कि उस समय घोड़े और गाय जैसे मूल्यवान जानवर थे। तो ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों की व्याख्यान है, तो ब्यास हो गई, सतलज हो गया, और जैसे कि सरस्वती का भी नाम है, और गंगा और यमुना का बस एक बार नाम आया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक ऋग्वेद की पांडुलिपि यानी कि मानुस्क्रिप्ट की एक पेज का फोटो दिखा रहा है, जो कि महाराष्ट्र पुणे के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। ऋग्वेद में बहुत से प्रार्थना मवेशी, बालक और घोड़ों के ऊपर है। घोड़े जो रथ और रण के लिए महत्वपूर्ण थे, जो जमीन और पानी के लिए रण लड़े जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जैसे कि बाजरा हो गया उगाया जा सके। संपत्ति की अराजकता सबके पास थी, लीडर्स, प्रीस्ट, कॉमन पीपल सब में बटा हुआ था। घी, अनाज और कुछ केस में जानवर जैसे चढ़ावा चढ़ाया जाता था, यज्ञ किया जाता था इन्हीं कुछ संपत्तियों से। अधिकांश पुरुष जो थे वो वॉर में भाग लेते थे यानी युद्ध में।
कोई नियमित सेना नहीं थी, लेकिन असेंबली यानी कि सभाएं होती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और हर विषय पर चर्चा करते थे और अक्सर बहादुर और कुशल योद्धा को अपना नेता चुनते थे। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि लोगों का वर्णन करने के कई तरीके हैं, जैसे वो कौन से काम करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, उनका परिवार, उनकी संस्कृति, उनकी प्रथाएं। ठीक है, उसी प्रकार से ऋग्वेद में काम के आधार पर दो समूहों का वर्णन किया गया है। तो पहला है पुरोहित, यानी जिन्हें हम कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, और दूसरा है राजा। ये राजा अलग थे, जो हम मिडाइवल में पढ़ते हैं उनके जैसे ये कर नहीं वसूलते थे, यानी कि टैक्स नहीं वसूलते थे, और आम तौर पर बेटे अपने पिता के बाद राजा नहीं बनते थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लोगों या पूरे समुदाय का वर्णन करने के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पहला जो है वो है जन, ये हमें याद रखना है। जन का इस्तेमाल हम हिंदी और दूसरे भाषा में करते हैं, और दूसरा है वैश्य, जो कि विश शब्द से बना है। जन का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है, ट्राइब हो गया, कम्युनिटी हो गया, और विश का मतलब होता है क्लैन या ग्रुप ऑफ फैमिली हो गया। फिर कह रहा है जिन्होंने हाइमन्स को लिखा है उन्हें हम आर्यास कहते हैं। आर्यास का मतलब होता है नोबल पर्सन, ठीक है, जो कि श्रेष्ठ थे, जो कि वैदिक प्रथा को फॉलो करते थे। और वही जो वैदिक प्रथा को फॉलो नहीं करते थे और अलग भाषा बोलते थे, उन्हें शत्रु की तरह देखा गया और उन्हें दस्यु कहा गया। बाद में यहाँ पर बता रहा है कि यही शब्द दास जो है वो स्लेव की तरह यूज होने लगा, यानी कि जो युद्ध में जीते गए स्लेव को दास कहा जाता था, जिन्हें अपने मालिक का हर कहना मानना होता था। अब यहाँ पर मेगालिथ्स यानी महापाषाणों के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एक मेगालिथ को दिखा रहा है जो बड़े पत्थरों और छोटे पत्थरों से बनाया गया है। इसे सिस्ट कहते हैं। सिस्ट में बीच में छोटे छोटे छेद होते थे, जिससे प्रवेश द्वार की तरह यूज किया जाता था। मेगालिथ्स अक्सर समाधि के लिए भी बनाए जाते थे। ये लगभग 3000 साल पहले शुरू किए गए थे, जो कि दक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में प्रचलित थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि मेगालिथ्स यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित थे। इन सभी मेगालिथ्स में एक कॉमन फीचर था समाधि रूप का, जिसमें मृतकों को लाल और काले मिट्टी के बर्तन में दफनाया गया था। कुछ टूल्स और हथियार भी मिले हैं, जैसे घोड़े के कंकाल और उसके साथ सामान भी मिले हैं, और पत्थर और सोने के आभूषण भी मिले हैं इन मेगालिथ्स में। ये रहा वो औजार और कुछ टूल्स हैं, और ये घोड़े का साज सामान है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मगिरी, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में, यहाँ पे एक कंकाल के साथ 33 गोल्ड बीट्स और 2 स्टोन बीट्स और 4 तांबे के चूड़ियां और 1 शंख मिला है। ठीक है, साथ में दफनाया गया था स्केलेटन के। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी मेगालिथ्स में एक से ज्यादा कंकाल पाए गए हैं, जो कि एक ही परिवार के थे, लेकिन ये एक ही समय पर नहीं दफनाए गए थे। जो लोग बाद में मरे होंगे उन्हें सुराखों के रास्ते कब्र में लाया गया होगा, वही सिस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट बता रहा है कि इमाम गांव, जो कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है। ये साइट रिवर घोड़, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे है। यहाँ पे एडल्ट्स को जमीन में सीधा लिटाकर, और उनका सिर जो था वो नॉर्थ के साइड था, और साथ ही साथ एक बर्तन में खाना और पानी रखा जाता था। इससे यह पता लगता है कि 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे इमाम गांव में। वहीं पर एक व्यक्ति को
5 कमरों वाले घर में, जो कि वहां के सबसे बड़े घरों में से एक था, उसके आंगन में 4 पैरों वाले एक बड़े मिट्टी के जार में दफनाया हुआ पाया गया था, जिसके पैरों को पालथी मारकर बैठने की मुद्रा में रखा गया था और इसी घर में अनाज भंडार भी पाया गया था। अब यहाँ पर कह रहा है 2000 साल पुराने फेमस फर्स्ट फिजिशियन चरक के बारे में बता रहा है, जिन्होंने एक किताब लिखा था चरक संहिता, जिसमें उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं। उन्होंने दांत, जोड़ और कार्टिलेज को भी गिन करके 360 बोन्स बताया था, पर मॉडर्न एनाटॉमी इन्हें 200 बोन्स गिनती है। हमारे शरीर में अभी 206 हड्डियां हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से इनाम गांव के बारे में बता रहा है कि इनाम गांव में और क्या क्या मिला है। तो यहाँ से व्हीट के सीड्स मिले हैं, बाजरा मिला है, राइस मिला है, पल्स मिला है, मिलेट्स मिला है, पीस मिला है, सीसम मिला है और कुछ जानवरों के हड्डी भी मिले हैं जिसपे कटे हुए मार्क्स भी थे, यानी कि वहां के लोग मीट खाते थे और वो जानवरों के हड्डी थे कैटल के, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मोंगूज और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सभी के अवशेष मिले हैं। कुछ फ्रूट्स के भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, डेट्स हो गया और कुछ बेरीज के वैरायटी के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पर आखिर में एक फैक्ट बता रहा है कि चाइना में 3500 साल पहले जानवरों के हड्डियों पर कुछ लिखावट मिली है, जिन्हें ओरेकल बोन्स भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था, जो कि राजाओं के लिए अधिकतर यूज किया जाता था कि क्या वे युद्ध जीतेंगे या नहीं। तो इन हड्डियों को आग में डाला जाता था और जब आग में डलाता था तो गर्मी के कारण इसमें दरार पड़ जाती थी और इन्हीं दरारों को भविष्य देखने वाले अध्ययन करके बताते थे कि भविष्य में क्या होगा। उसके साथ यहाँ पर बड़े बड़े और सुंदर ढंग से सजाए कांसे यानी कि ब्रोंज वेजल बर्तन भी मिले हैं और वे लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ऋग्वेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड, यानी कि 3500 ईयर्स एगो। और साथ ही साथ वेद है हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हाइमन्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा हाइमन्स डेडिकेटेड है वो इंद्र, अग्नि और सोम को हैं। इन्हें लिखने वाले ऋषि थे और कुछ महिला ऋषि भी थी। और इसका जो संस्कृत लैंग्वेज है वो अभी के संस्कृत लैंग्वेज से बहुत अलग है। तो ऋग्वेद में डायलॉग की तरह भी हाइमन्स मेंशन है, जिसमें एक डायलॉग विश्वामित्र जी और ब्यास एंड सतलज रिवर, जो कि रिवर गॉडेस हैं, उनके बीच हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये एक पेज मिला है जो कि मानोस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का, जिसे महाराष्ट्र पुणे के लाइब्रेरी में सेफ रखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कैसे वहाँ पे सभा होता था, जिसमें वो अपने नेता को चुनते थे जो सबसे बहादुर और कुशल होता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले के लोगों को उनके गुण, उनके काम के अनुसार बांटा गया था। जैसे कि 2 रूप से बांटा गया ऋग्वेद में। पहला तो एक प्रीस्ट हो गए यानी कि ब्राह्मण्स और दूसरे राजा हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 वर्ड डिस्क्राइब किया गया है लोगों के लिए। तो एक था जना यानी कि कम्युनिटी हो गए, ट्राइब हो गए। दूसरा था वैश्य यानी कि एक फैमिली हो गई, एक क्लैन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आर्यास जो सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्होंने वेद लिखा, जो नोबल्स थे, वैदिक कल्चर को मानते थे, और वहीं दस्युस जो वैदिक कल्चर को नहीं मानते थे, जिन्हें एज ए एनिमी देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा, जो कि 3000 साल पुराना मेगालिथ मिला है दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित था। तो मेगालिथ्स यूजुअली समाधि के लिए यूज होता था और इनमें सबसे कॉमन यह था कि जो दफनाया जाने वाला
एरिया था वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, वेपन, टूल्स भी डाला जाता था और ब्लैक और रेड कलर के बर्तन भी रखे जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक स्केलेटन मिला है ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल और एक शंख मिला है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इमाम गांव में भी मेगालिथ्स मिले थे, जहां पे एक एडल्ट का स्केलेटन मिला है जिसका सिर जो था वो नॉर्थ साइड था। ये हमें याद रखना है। ये कहाँ मिला है? तो इनाम गांव, महाराष्ट्र, पुणे में। उसके बाद यहाँ पे चरक के बारे में बताता है कि चरक एक फिजिशियन थे, पहले और फेमस फिजिशियन थे। उन्हें मानव के 360 हड्डियां बताई थी, दांत, जॉइंट्स और कार्टिलेज को गिन के। उसके बाद इनाम गांव में जो जो अवशेष मिले उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जानवर के भी अवशेष मिले जिनके हड्डियों पे कटे हुए निशान थे, यानी कि यह दर्शाता है कि वहाँ के लोग मीट खाते थे। और आखिर में हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना में भविष्य देखने के लिए हड्डियों का यूज होता था। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।